हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लास्ट क्लास लेकर के आया हूं छंद का। ठीक है ना। छंद का जो अंतिम क्लास है, इस क्लास में मैं आपको आभास कराऊंगा कि आज आपने छंद का कंप्लीट क्लास किया और आपको सारा चीज जो हमने पढ़ा है वो आप सीख चुके हैं। ठीक है ना। इसके बारे में हम आपको पूरा आज क्लियर आभास करा देंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे और पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को अंतिम तक देखिए। अंतिम तक जब देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि आप क्या सीखें क्या नहीं सीखें। बीच में जंप करके देखेंगे तो ये छंद एक ऐसा है जो अरुचिकर भी आपको लगेगा। तो इसे रुचिकर बनाने के लिए हम आपको पूरी क्लास को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ पंक्तियां आपके लिए बयां करता हूं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपको क्या करना है, हमें अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने खुद सफलता की प्राप्ति करना है। यानी सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा कंटिन्यू। तो हमें मेहनत करना है। ठीक है। तो चलिए अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं मात्रिक छंद के बारे में। ठीक है ना। मात्रिक छंद क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या समान तो रहती है, ये ध्यान रखिएगा। मात्रिक छंदों किसमें, मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, लेकिन लघु और गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसे इग्नोर किया जाता है। ठीक है ना। इसमें लघु और गुरु जो होते हैं, ये आपका लघु, ये होता है गुरु। तो लघु और गुरु का जो होता है उस पर हमें ध्यान नहीं देना होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें लघु और गुरु को ध्यान नहीं देना होता है। बाकी जो इसमें मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या समान होती है, मात्राओं की संख्या जो होती है इसमें मात्रिक छंदों में समान होती है। लघु और गुरु इसमें ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है। अब प्रमुख मात्रिक छंद क्या क्या, अब आ गया है आपका जो आप सब पढ़े हैं उसी का निचोड़ आपको अब यहां मिल रहा है। क्या, कैसे, कौन में कितना मात्राएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक। तो सम मात्रिक छंद में क्या क्या था, अहीर। सम मात्रिक छंद में अहीर, अहीर में आपका 11 मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार तोमर में आपका 12 मात्रा होता है। मानव में 14 मात्रा होता है। अरिल, पधारी और पद्धटिका और चौपाई, ये सभी में 16 मात्राएं होती हैं। पीयूष, वर्षा, पीयूष वर्ष और सुमेरु में, इन दोनों में 19 मात्राएं होती हैं। राधिका, राधिका में 22 मात्राएं होती हैं। और रोला, दिक्पाल, रूपमाला में सभी में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्रा होता है। सरसी में 27 मात्रा होता है। सार में 28 मात्रा होता है। और हर गीतिका में 28 मात्रा होता है। तांटत में आपका 30 मात्रा होता है। वीर या आल्हा में 31 मात्रा होता है। दोस्तों, आप तो सुन रहे हैं नए नए वर्ड, आप तो सुन रहे हैं नए नए वर्ड, आप तो सुन करके आश्चर्यचकित हो रहा है। जी हाँ, आपको नए नए वर्ड इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है आल्हा के बारे में, हर गीतिका के बारे में, रोला के बारे में, चौपाई के बारे में, ये सारा पूछ चुका है। और जब आप कुछ नए चीज पढ़ रहे हैं, वीर, गीतिका, सरसी, सार, राधिका, सुमेरु, पीयूष वर्ष, तोमर, मानव, अरिल, पद्धर, अहीर, पद्धटिका, ये जब आप पढ़ रहे हैं, दिक्पाल, रूपमाला जब पढ़ रहे हैं, इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना। पूछ सकता है कि वीर या आल्हा में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन दिया होगा 31, 32, 33, 34, तो आपका 31 रहेगा, टिक मारकर आगे बढ़ जाएंगे। दे दिया आपका ताटंत, ताटंत में कितनी मात्राएं होती हैं, 30, 32, 28, 27 दे दिया, तो 30 पर मार करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको पढ़े रहेंगे तब। ठीक है ना। जो मूल पॉइंट यानी अभी तक जो प्रश्न बन रहे थे वो आपके रोला से बन रहे थे, हर्तिका से बन रहे थे, और आल्हा से बन रहे थे, गीतिका से बन रहे थे, बस इन्हीं सबसे बन रहे थे। लेकिन हम आपको डीप में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि दुनिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, अगर छंद आए और इसमें से प्रश्न बने तो आप कर जाएं, एक भी छूटे ना। ये मास्टर क्लास है आपका। ठीक है ना। सभी एग्जाम के लिए है। तो थोड़ा हम लोगों को लेवल अपने बढ़ाना है, क्योंकि लेवल अब एग्जाम बढ़ चुका है, तो अपने लेवल को हमको बढ़ाना है ताकि किसी भी एग्जाम में बैठे तो एग्जाम से प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है ना। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अहिर में 11 मात्रा, तोमर में 12 मात्रा, मानव में 14 मात्रा, अरिल और पद्धर
पट्टिका, चौपाई, इन सभी में 16-16 मात्राएं होती हैं। पीयूष, वर्ष और सुमेरु में 19 मात्रा होता है। राधिका में 22 मात्रा होता है। रोला, दिक्पाल, रूपमाला ये सभी में 24-24 मात्रा होता है। गीतिका में 26 मात्रा होता है। सरसी में 27 मात्रा होता है। सार में 28 मात्रा होता है और हर गीतिका में 28 मात्रा होता है। ताटंत में 30 मात्रा होता है। वीर या आल्हा में 31 मात्रा होते हैं। ठीक है ना। ये आपके क्या है, ये आपके सममात्रिक छंद है। ये भी छंद है, ये भी छंद है। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो ये सब अभी आगे हम एग्जाम्पल में बताएंगे, समझाएंगे आपको। ठीक है, ये सब आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला देखिए बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। क्या पढ़ेंगे? अर्ध, यानी इसमें वर्णिक छंद में भी 3 पढ़े हैं, मात्रिक, सममात्रिक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और क्या पढ़े हैं? विषम मात्रिक के बारे में। उसी प्रकार हम लोग इसमें मात्रिक छंद में भी तीनों पढ़ेंगे। तो बी नंबर पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। अब देखिए अर्ध सममात्रिक छंद में क्या आता है? बरवय आता है। क्या आता है? बरवय। इसमें विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं। किसमें? विषम चरण। विषम चरण क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो विषम चरण में 12 मात्रा होते हैं और सम चरण में 7 मात्रा होते हैं। सम चरण क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10। तो सम चरण में 7 मात्रा होती है। इस बात का किसमें? बरवय में। बरवय में ये बात ध्यान रखिएगा, बरवय में विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्रा होती है। चलिए अब आगे आपका दोहा। दोहा में देखिए, दोहा जो होता है, दोहा के विषम चरण में 13 मात्रा होती है और सम चरण में 11 मात्रा होती है। ये हमने आपको बताया था कि विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्रा होती है। जब क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें हम आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। तो विषम में 13 मात्रा और सम चरण में 11 मात्रा किसमें? दोहा में। सोरठा में क्या होता है? सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है। सोरठा जो होता है वह दोहा का उल्टा है। यानी सोरठा देखिए, सोरठा में यहां जो दिया विषम में 11 होगा। विषम में क्या होगा? विषम में यहाँ 11 होगा। विषम में 11 मात्रा होगा। ठीक है। और सम में आपका 13 होगा। सम में कितना होगा? सम में आपका 13 होगा। ठीक है ना। 11 और 13 यानी दोहा का उल्टा ही सोरठा होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अब देखिए उल्लाला। उल्लाला जो होता है वो उल्लाला में विषम मात्रा में, विषम में यानी विषम पंक्ति जो होती है, विषम चरण जो होता है, विषम चरण में 15 और सम चरण में 13। तो विषम जानते ही हैं जो 2 से ना कटे और सम जानते ही हैं जो 2 से कट जाए। तो विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें? उल्लाला में। उल्लाला में विषम में 15 और सम में 13 मात्राएं होती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब चलिए सी नंबर पर चलते हैं। तो दोस्तों सी नंबर पढ़ाने से पहले मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। ठीक है। और दोस्तों हमारे आप लिंक में जाइए, अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां सभी कोर्स का लिंक बना हुआ है और वहां से जाकर के प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और फुल वीडियो आपको मिलेगा। आधा अधूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, पूरा कोर्स वहां अवेलेबल है। और वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक आईडी दिया हुआ है। वहां से भी आप ज्वाइन करके पूर्ण स्टडी मटेरियल वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। बाकी क्विज वगैरह आपका टेलीग्राम करा जाता है, वहां भी जुड़ सकते हैं। और अधिक से अधिक हमारे लिंक को शेयर करिए। बस ये काम करिए ताकि और भी लोग इस क्लासेस में ज्वाइन हो सके। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सी नंबर में विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? विषम मात्रिक छंद के बारे में। तो विषम मात्रिक छंद में दोस्तों आता है कुंडलियां आता है। किसमें? विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां था। और कुंडलियां किससे किससे मिलकर बनाता है? दोहा से और रोला से मिलकर कुंडलियां बनता है। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियां बनता है। ठीक है दोस्तों, दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियां बनता है। और छप्पे किससे बनता है? छप्पे जो आपका बनता है रोला और उल्लाला से मिलकर के। छप्पे जो बनता है वो रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। अब रोला में कितने होते हैं इस बात का ध्यान देखिए। रोला में आपका देखिए, रोला में आपका कितना दिया है? रोला में आप देखेंगे तो यहां आपका रोला अभी देखिए आगे यही पढ़ाए हैं इसी में, रोला वीरस
अब देखिए इसी में हम कहीं बताए हैं आपको, देखिए रोला, यहाँ देखिए रोला, रोला में कितने होते हैं, 24 मात्रा होता है, रोला में 24 होता है, और दोहा में 13 और 11 मिला देंगे 24 होता है, ठीक है। 24 24 48, किसमें, इसमें आप कुंडलिया में 48 होता है। उसी प्रकार छप्पे रोला में होता है 24, और उल्लाला में होता है 15, और 13 होता है 28, तो 28 और 24 जोड़ देंगे तो ये आपका छप्पे में मात्रा होता है, ठीक है ना। चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। अब एग्जाम्पल हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा 2-1 हम आपको सोचे क्वेश्चन भी करा दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर 1 दिया है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। दोस्तों अगर आप वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक से ही हमको सपोर्ट मिलता है, सब्सक्राइब से ही हमें सपोर्ट मिलता है, ताकि आपके लिए और भी क्लासेस उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद। आपको देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने आपको जो 5वां क्लास ले रहे हैं, यानी एक क्लास से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक क्लास ले चुके हैं, इसमें इन दोनों प्रश्न का पूरा एग्जाम्पल के साथ हम फुल वीडियो आपके लिए बनाए हैं, ठीक है ना। उसमें आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, ऋग्वेद होगा। क्या होगा दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वप्रथम छंद का उल्लेख मिलता है। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में मिलता है, यही आपका सही उत्तर होगा। इसका हम आपको पूरा कंप्लीट बता दिए हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में दिया है कि निम्न में से, यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो सममात्रिक छंद का उदाहरण है। तो सममात्रिक छंद का सही उदाहरण आपका होगा चौपाई। क्या होगा दोस्तों, चौपाई। चौपाई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, यानी निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन है, चौपाई होगा। तो चौपाई आपका इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चलेंगे अगले स्लाइड पर, और अगले स्लाइड में जो प्रश्न है, जो पॉइंट है, जो एग्जाम्पल है, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ जो टिक्स और ट्रिप्स हैं उसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों मात्रिक छंद के उदाहरण, यानी मात्रिक छंद के उदाहरण क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या देखिए मात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से हैं, चौपाई व दोहा। मात्रिक छंद के जो उदाहरण है वो चौपाई और दोहा है। तो हम लोग देखिए इसमें मात्रिक छंद के उदाहरण चौपाई और दोहा। चौपाई और दोहा पर ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चौपाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चौपाई का जो उदाहरण है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसके रूल्स क्या है, इसके फार्मूले क्या है, कितनी मात्राएं होती हैं, सारा चीज हम लोग जान लेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग शॉर्ट में जान रहे थे कि चौपाई के इतने मात्रा होते हैं, दोहा कितने मात्रा होते हैं, रोला कितने मात्रा होते हैं, ऐसे हम लोग जान रहे थे। लेकिन अब हम लोग विस्तार पूर्वक इसको देखेंगे, ठीक है, उदाहरण के द्वारा। अब देखिए इसमें जो हम लोग चौपाई पढ़ेंगे, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ये हम पहले भी आपको बता दिए, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें सममात्रिक छंद का उदाहरण क्या है, सममात्रिक छंद का उदाहरण है। तो प्रथम चरण क्या है, और द्वितीय चरण क्या है, और तृतीय चरण क्या है, और चतुर्थ चरण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रथम चरण में दिया है बंदव गुरुपद पदुम परागा, बंदव गुरुपद पदुम परागा, और द्वितीय चरण में है सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, और तृतीय चरण में है अमीय मुरीमय चूरन चारु, यानी अमीय मुरीमय चूरन चारु। और चतुर्थ चरण है, चतुर्थ चरण में दिया है समन सकल भव रुज परिवारु। क्या है, समन सकल भव रुज परिवारु। ये तुलसीदास ने इस पंक्ति को लिखा है। इस चौपाई को कौन लिखे हैं, तुलसीदास जी। पंक्ति यानी चौपाई को तुलसीदास जी लिखे हैं। अब देखिए इसमें हमको ढूंढना क्या, मात्रा ढूंढना है। मात्रा को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला ही ले लेते हैं। इसको लेंगे तभी वही 16 आएंगे, इसको लेंगे तभी 16 आएंगे, इसको लेंगे तभी, इसको लेंगे तभी। हम लोग पहला लेकर के चलते हैं, बंदव गुरुपद पदुम परागा, ठीक है। देखिए यहाँ बंदव गुरुपद पदुम परागा हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें देखिए 1 1 3 है, 3 वर्ड है। कितने वर्ड है, वर्ड 3 है। इसमें देखिए 3 वर्ड, 4 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, ठीक है। अब हम लोग मात्रा को देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, वर्ड को देखा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे मात्रा को। अब देखिए बंग, बंग में क्या है, एक मात्रा अंग का। द में अ है,
और ये छोटा ऊ का मात्रा है ये। तो अब देखिए जिसमें ब भी है और अंग भी है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, दो मात्रा। और दो मात्रा मतलब इससे बोलते हैं क्या है, गुरु बोलते हैं, गुरु, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अ है, द में अ है तो एक मात्रा हो गया, और उ है तो एक मात्रा हो गया। गुरु में और पद में देखिए, गुरु में उ है, रू में भी उ है, प में अ है और द में अ है, तो इसमें एक एक यानी कुल मिलाकर चार मात्रा हो गया। यहाँ देखिए प में एक मात्रा अ है, दू में उ का मात्रा एक है, म में अ है एक मात्रा। उसी प्रकार परागा में देखिए अ में एक मात्रा, आ में दो मात्रा और गा में आ है। तो कुल मिलाकर आपका 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी मात्राएं होंगी दोस्तों, 16 मात्राएं टोटल हो रही है। कितनी मात्राएं हो रही हैं, 16 मात्राएं हो रही हैं। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे चलिए मान लीजिए अगर द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, तो चौपाई का 16 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इसके बारे में बताएं कि इसका कौन कौन 16 मात्राएं होंगी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय, सारा हम बता दिए आपको, ठीक है, पूरा इसको हम बता दिए हैं। तो अब दूसरे एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं दूसरा, यानी अभी तक हम लोग क्या चौपाई का पढ़ रहे थे, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका लगाकर भेजेंगे, इसमें कितनी मात्राएं, द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं हैं, तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं, ये आप लगा करके खुद अपने कॉपी में लगाइए, नोट कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है, कि कितनी कितनी मात्राएं हैं प्रथम चरण में, द्वितीय, प्रथम का तो हम लगा दिए, लेकिन द्वितीय और तृतीय चरण में और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है और इस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। तो आप इसको पूरा कंप्लीट करके जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले हम स्लाइड पे चलते हैं और जो अभी हम लोग चौपाई पढ़े, अब दोहा के बारे में पढ़ते, दोहा का कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी चौपाई के बारे में पूरा उदाहरण समझा है और अब हम लोग दोहा का उदाहरण समझेंगे। दूसरा नंबर में दोहा, चौपाई का समझ चुके हैं और दोहा का उदाहरण हम लोग समझेंगे। तो दोहा के उदाहरण में क्या क्या दिया है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोहा के उदाहरण को समझने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। तो यहाँ देखिए दोहा का दिया है 13 मात्राएं होती है। दोहा में कितने होती हैं, 13 मात्राएं और 11 मात्राएं होती है, ठीक है। दोहा में 13 मात्राएं और 11 मात्राएं होती हैं। अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण है, ये क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। चलिए प्रथम चरण और द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण ये आपका दिया है और इधर दल दिया हुआ है। दल के बारे में भी हम विस्तृत वीडियो नंबर 3 में किए हैं और 2 में किए हैं, दल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये है प्रथम दल, ये है द्वितीय दल। अब ये प्रथम चरण में दिया है रहीमन पानी राखिए, प्रथम चरण में क्या दिया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये द्वितीय चरण में दिया है, बिन पानी सब सून। और तृतीय चरण में दिया है पानी गए न उब रहे, मोती मानुष चून, ये चतुर्थ चरण दिया है। यानी प्रथम चरण रहीमन पानी राखिए, प्रथम चरण बिन पानी सब सून, द्वितीय चरण, और तृतीय चरण में पानी गए न उब रहे, और चतुर्थ चरण मोती मानुष चून, ये रहीमन ने लिखा है, रहीमदास ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्या क्या इसमें दिया हुआ है। विषम चरण में 13 मात्राएं, किसमें, विषम चरण में 13 मात्राएं। तो विषम चरण कौन है दोस्तों, ये पहला चरण विषम चरण है, पहला चरण क्या है, विषम चरण होता है। तीसरा चरण भी आपका विषम चरण होता है, ठीक है ना, पहला और तीसरा विषम चरण होते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, इसी को लेकर चलेंगे। तो जो विषम चरण होते हैं उसमें 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यह हम एक लेकर चलते हैं और ये आप लोग लगा दीजिएगा। तो देखिए तृतीय, यानी हम लोग देखेंगे रहीमन पानी राखिए, क्या, रहीमन पानी राखिए। तो रहीमन में देखिए वर्णों की संख्या 1 1 1 और 1, ठीक है, छोटी मात्रा रहेगा तभी एक ही काउंट होगा, 1 1 1। तो इसमें है पानी में देखिए आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा 2 2 हो गया, और राखिए में 2, ख पर छोटी मात्रा 1 और य पर एक मात्रा तो 2। तो जोड़ लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो ये क्या है, 13 हो गए। किसमें, विषम में, विषम में कितने हो गए, विषम में 13 हो गए। अब सम में देखते हैं, विन, देखिए यही है आपका सम। तो विन में 1 हो गया, 9 का 1 हो गया, पानी में 2, नी में 2 हो गया, 100 में 1 हो गया, बौ में 1 हो गया, सु में 2 हो गया, 9 में 1 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 हो गए। यानी ये सम में हो गया, आइए आपका विषम में हो गया, ऑड में हो गया, ठीक है ना।
उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया हो। यानी अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको करके और इसको करके दिखाइए, क्योंकि ये भी आपका विषम है और ये आपका सम है। इसमें रहीमन को नहीं लिखना, बस यहीं तक लिखना, ठीक है। तो आपको तृतीय चरण को और चतुर्थ चरण को करके आपको बताना है। यानी तीसरा चरण जो दिया है और जो चौथा चरण दिया है, तो एक विषम चरण हो गया, एक सम चरण हो गया। तो आप इसको भी करके बताइएगा, ठीक है, कि क्या 13 आपका आ रहा है और 11 आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो जो लगाए हैं इस मेथड से आपका सही है, क्योंकि हम एक करके बता दिए, दूसरा आप करिएंगे और उसका प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अब चौपाई और दोहा का जो उदाहरण था वो सारा उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लास्ट जो है एंड पॉइंट, जो छंद का सबसे अंतिम भाग है, वह आपका मुक्त छंद है। मुक्त छंद को हम पढ़ करके इसे हम यही खत्म कर देंगे। यानी यही आपका लास्ट पॉइंट बचा था, मुक्त छंद बचा था और मुक्त छंद हम लोग पढ़ करके इसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। दिया है जिस विषय छंद यानी जिस विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, क्या न हो, जिस विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। इसे एक बार और हम समझाते हैं मुक्त छंद के बारे में। यानी सभी का इसमें जो हम लोग पढ़े हैं उसमें प्रतिबंध था और इसमें प्रतिबंध नहीं होता। मुक्त का मतलब होता है आजाद, तो इसमें सब कुछ आजाद रहेगा, इसमें किसी का प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिस विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या का और न ही क्रम समान हो, ना प्रत्येक संख्या का समान हो वर्णों का और न ही क्रम समान हो, और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, मात्राओं कोई निश्चित व्यवस्था हो या ना, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर, यानी जिसमें नाद और ताल के आधार पर, नाद मतलब जो नाद निकलता है, जैसे नगाड़े की आवाज या जो भी है उससे जो नाद निकलता है, नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाया, जैसे गाना गाया जाता है उस गाने को गा करके लय लाया जाता है, उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद कहलाता है। आप समझ गए होंगे। जैसे उदाहरण में निराला की कविता, उदाहरण में निराला की कविता और जूही की कली, निराला की कविता और जूही की कली, ये आपका उदाहरण है। इसमें आपका इसका वर्णन है, किसका? मुक्त छंद का वर्णन है। तो मुक्त छंद से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठाएंगे क्योंकि छोटा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुक्त छंद के बारे में भी हम आपको पूरा क्लियर करा दिए हैं। तो मुक्त छंद का जो भी एग्जाम्पल था, यहाँ एग्जाम्पल बता दिए, इसके जो रूल्स हैं, डिफिनेशन है, परिभाषा है, सारा हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए आज हम क्लास को अब यही एंड करते हैं। दोस्तों कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां करना चाहता हूं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है मेरे दोस्तों। न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला उम्र भर मैंने ये ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। दोस्तों अपने आप से वादा कीजिए और अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़िए। इसलिए आपको मेहनत करना होगा और मेहनत करके अपने जिंदगी को सफल बनाना होगा। चाहे किसी क्षेत्र में जाना है तो आपको मेहनत करना भरपूर पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। तो दोस्तों आज वीडियो के एंड करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सभी प्रकार के जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एनरोल कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। पूरी फुल डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट के साथ वो वीडियो वहां पड़ा हुआ है, आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, आज वीडियो को यही एंड करते हैं। अब इसी का प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, वो अगले क्लास में हम कराएंगे इसका प्रैक्टिस सेट। तो आज वीडियो को यही एंड करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको प्रॉपर टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।